हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पर 92 यूनिवर्सिटी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग विश्व इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न बैंक है। चलिए हम लोग टाइम बिना कमाए इस सेशन को आगे करते हैं दोस्तों। आज हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। इस 4 चैप्टर में दोस्तों छोटा छोटा चैप्टर है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आज पहला है 6 चैप्टर दोस्तों। जो भाई 1 से 5 तक नहीं देखेंगे वो प्ले लिस्ट में जाइए, 1 से 5 देखिए। आज का जो चैप्टर है 6 है दोस्तों। इटली का एकीकरण हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? इटली का एकीकरण दोस्तों। चलिए हम लोग सेल्फेरिन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच। इसके बीच फ्रांस व सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के बीच ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूद का सही विकल्प चुनें। सेडवा का युद्ध दोस्तों जो हुआ 1886 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था सेडवा का युद्ध? 1886 में। विल फ्रेंका का युद्ध हुआ 11 जुलाई 1859 को दोस्तों। कब हुआ था? 11 जुलाई 1859 को विल फ्रेंका का युद्ध हुआ। ज्यूरिख का संधि दोस्तों 10 नवंबर 1849 को था। प्लोम्बियर्स की समझौता 1858 को हुआ था दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। फ्रांस सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सहयोग देने की सहमत हो गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा मेजनी का नहीं था दोस्तों? तो देखिए, स्वतंत्रता और इटली स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये नारा नहीं था दोस्तों। ईश्वर में विश्वास रखो, सभी संगठित हो और इटली की दास्तां से मुक्त करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। किस संधि या समझौते को काबूल ने नेपोलियन का तृतीय को सेवाय नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन किया दोस्तों? ये पोलेम्बियर्स की संधि के तहत किया दोस्तों। क्या? पोलेम्बियर्स की संधि दोस्तों। फ्रांस और नेपोलियन तृतीय पोलेम्बियर्स घूमने गया था और कैबूर ने इसके साथ औपचारिक भेंट किया और 21 जून 1858 को इसके बीच पोलेम्बियर्स समझौता हुआ। शर्तें था दोस्तों। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की युद्ध हारने पर फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख की सेना सहायता देगा, जिसके बदले में फ्रांस नीस और सेवाय प्रदेश मिलेगा दोस्तों। लम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश सार्डिनिया को मिलेगा और परमा, मेडोना तथा टस्किन में जनमत संग्रह करवाए जाएंगे। विक्टर इमैनुअल की द्वितीय पुत्री की शादी नेपोलियन के भाई से करवा दी जाएगी। 5 देखिए। जुलाई 1858 में पोलेम्बियर्स का समझौता किनके बीच हुआ था दोस्तों? ये हुआ था केबूर और नेपोलियन तृतीय के बीच हुआ था दोस्तों। किसके बीच? केबूर और नेपोलियन तृतीय के बीच दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यंग इटली के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये मेजनी है दोस्तों। बार बीपीएससी 2.0 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दोस्तों। रिसो गिरमेटो अखबार के संपादक कौन थे दोस्तों? केबूर थे। कौन थे? केबूर दोस्तों। चलिए, केबूर इटली के एकीकरण में विदेशी सहयोग को आवश्यक मानता है, तो इसी कारण उसने कहा था कि हम चाहे न चाहे मगर हमारा भाग्य पर फ्रांस पर निर्भर है। नेपोलियन यूरोपीय शक्तियों में से किसने क्रीमिया युद्ध में भाग नहीं लिया दोस्तों? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने क्रीमिया युद्ध में भाग नहीं लिया? तो स्पेन नहीं लिया था दोस्तों। ब्रिटेन लिया, रूस लिया और टर्की लिया दोस्तों। स्पेन भाग नहीं लिया दोस्तों। आपका डी है दोस्तों। चलिए, क्रीमिया युद्ध जो था दोस्तों रूस और तुर्की के मध्य 1853-56 के मध्य लड़ा जा रहा था दोस्तों। और तुर्की के साथ इंग्लैंड और फ्रांस दिया दोस्तों। और केबूर ने कूटनीति दिखाते हुए सार्डिनिया की ओर से तुर्की को सहयोग के लिए सेना भेजी और इस युद्ध में ओटोमन संघ विजयी हुए। और युद्ध के बाद 1856 में पेरिस में सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में नेपोलियन तृतीय ने केबूर से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार केबूर ने इटली के मामले का अंतर्राष्ट्रीय
कर दिया और इसी कारण कहा कि क्रीमिया की कीचड़ से इटली का निर्माण हुआ है। 9 देखिए, देशभक्त से बड़ा कोई समस्या नहीं, सॉरी दोस्तों, देशभक्त से बड़ा कोई सम्मान नहीं, स्वतंत्र इटली चिरंजीवी रहे, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये गरिबाल्डी का है। इसे पढ़िए इस बार इस क्वेश्चन को, देशभक्ति से बड़ा कोई सम्मान नहीं और इटली स्वतंत्र इटली चिरंजीवी रहे, यह कथन किसका है? गरिबाल्डी का है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इटली के एकीकरण की आत्मा किसे माना जाता है दोस्तों? तो मेजनी को। इटली के एकीकरण की आत्मा किसे माना जाता है? मेजनी को दोस्तों। केबुल को इटली के एकीकरण का मस्तिष्क तथा गरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहते हैं। केबुल को क्या कहते हैं? इटली का मस्तिष्क कहते हैं केबुल को दोस्तों, गरिबाल्डी को तलवार कहते हैं एकीकरण का। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दोस्तों। इटली को वेनेशिया कब प्राप्त हुआ दोस्तों? 1866 में इटली को वेनेशिया प्राप्त हुआ दोस्तों। सेडवा की 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था, जिसमें इटली ने पर्सा के साथ दिया था, और प्राग की संधि के अंतर्गत वेनेशिया का युद्ध इटली में विलय हुआ दोस्तों। 12 देखिए, तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी बना दिया, यह कथन किसका है दोस्तों? तो गरिबाल्डी का। किसका? गरिबाल्डी का दोस्तों। गरिबाल्डी ने कहा था काबूल से कि नीस फ्रांस का अधिकार 1960 में किया गया दोस्तों। देखिए, कार्बोनरी संस्था की स्थापना नेपल्स में कब की गई थी? तो 1810 में कार्बोनरी संस्था की स्थापना की गई थी दोस्तों। दक्षिणी इटली में नेपल्स 1810 में। कार्बोनरी का अर्थ है जलाने वाली लकड़ी का कोयला। इटली के एकीकरण में प्रयासरत रहा दोस्तों। गुप्त क्रांतिकारी था दोस्तों। चुनाव देखिए 14 देखिए, पोप की अध्यक्षता में इटली को संघ राज्य बनाने का प्रबल समर्थक कौन था दोस्तों? जियोबार्टी दोस्तों। जियोबार्टी था पोप की अध्यक्षता में इटली को संघ राज्य बनाने का प्रबल समर्थक दोस्तों। 15 नंबर देखते हैं हम लोग। इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? सार्डिनिया पिडमेंट के नेतृत्व में। तो इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में? सार्डिनिया पिडमेंट दोस्तों। काबुल ने इटली में के एकीकरण के नेतृत्व के लिए पिडमेंट सार्डिनिया को तैयार किया और इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 16 नंबर देखिए, इटली एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधक देश कौन था इटली के एकीकरण में? तो ऑस्ट्रिया था दोस्तों। देखिए 1815 में वियना सम्मेलन मेटरनिक के तथा इटली के छोटे 2 राज्यों को विभाजित करके वहां निरंकुश और राष्ट्र स्थापित किया। इस सम्मेलन में लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया। इस सम्मेलन में लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया। इटली के बारे में मेटरनिक ने कहा था कि यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ है, और जहाँ एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ हो वह इटली एक कैसे हो सकता है? 17 देखिए, इस युद्ध के द्वारा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ दोस्तों। ये सेडोवा के युद्ध के द्वारा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ दोस्तों। किस संधि? सेडोवा दोस्तों। 1870 में सेडोवा के युद्ध पर्सा ने फ्रांस को पराजित किया। तो इस युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेना हटा ली और रोम इटली की सेना में प्रवेश किया और 20 सितंबर 1817 को रोम पर अधिकार कर लिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, इटली के एकीकरण के पूरा हो गया था और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पहुंचकर घोषणा की कि हम रोम आ गए, अब यही रहेंगे। 18 देखिए दोस्तों, संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी विचार के पीछे मत छो। ये मेजनी का दोस्तों क्या बोला गया? संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी विचार के पीछे मत पड़ो दोस्तों। किसका? तो मेजनी का दोस्तों। एक राष्ट्र के रूप में इटली एक राष्ट्र के रूप में इटली कानून की देन है दोस्तों। फिलीपींस का था दोस्तों। इटली एक राष्ट्र बनना चाहता है और यह अवश्य बनेगा चाहे कुछ भी हो। काबुल है दोस्तों। इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है दोस्तों। मेटरनिक बोला क्रांति का विचार शहीदों के रक्त से ही विकसित हो सकता है। कौन बोला? मेजनी दोस्तों। 19 देखिए, ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मेजनी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा संयुक्त इटली का नामक समाचार पत्र निर्माण किया गया दोस्तों। 20 देखिए, ज्यूरिख की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच ज्यूरिख की संधि हुई थी दोस्तों। किसके? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, 1860 ईस्वी में मध्य इटली के किन राज्यों के जनमत संग्रह कराया गया दोस्तों? तो ये ऊपरी सभी दोस्तों। परमा
मेडोना था दोस्तों, टस्किन बोलोगना था दोस्तों, पियो केंजा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बाज देखिए, ओर्सियोनो कौन था दोस्तों? ओर्सियोनो इटालवी नागरिक था दोस्तों। कौन था? इटालवी नागरिक ओर्सियोनो था दोस्तों। चलिए हम लोग टाइज देखते हैं। तुम इतने चतुर हो कि तुमने ऐसे मामले में प्रवेश ले लिया जिससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। यह किसका कथन है दोस्तों? बेलेंस्की का। किसका? तुम इतने चतुर हो कि तुमने ऐसे मामले में भी प्रवेश ले लिया जिससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। यह कथन किसका है दोस्तों? बेलेवस्की का दोस्तों। यह कथन फ्रांस के विदेश मंत्री बेलेवस्की ने काबूल को कहा, और जब काबूल क्रीमिया युद्ध के पश्चात 1856 में पेरिस सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। 24 देखिए, मेजनी ने आत्मा, केबूर मस्तिष्क और गरिबाल्डी की तलवार तथा विक्टर इमेनुअल ने शरीर बनकर इटली को एक करवाया कथन किसका है दोस्तों? तो ये मेरियट का। किसका? मेरियट का दोस्तों। 25 देखिए, इटलिया डेल पोपेल इसका समाचार पत्र है दोस्तों। तो मेजनी का दोस्तों, संयुक्त इटली समाचार पत्र में मेजनी का ही था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, और जर्मनी का एकीकरण है दोस्तों। कौन सा चैप्टर है? जर्मनी का एकीकरण। देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चुंगी संघ जोलबरीन संबंधित है दोस्तों। तो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। किससे संबंधित? जर्मनी के एकीकरण से एकदम संबंधित है चुंगी संघ जोलबरीन दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। 2 देखिए दोस्तों, किस संधि के द्वारा होल्स्टीन व सेल्सविंग का प्रदेश परसा में मिलाया गया दोस्तों? ये पराग की संधि था दोस्तों। किसमें था? पराग की संधि। इस संधि के द्वारा होल्स्टीन व सेल्सविंग का प्रदेश परसा में मिलाया गया था, पराग की संधि दोस्तों। 1866 में सेडोवा का युद्ध परसा की सेना माल्टेस ऑस्ट्रिया के पराजित किया। तो इस युद्ध के बाद 28 अगस्त 1866 पराग की संधि जिसके मुख्य प्रावधान था दोस्तों। देखिए, जर्मनी संघ को खत्म करने की ऑस्ट्रिया ने मान्यता दी थी। स्लेस्विंग और होल्स्टाइन परसा के मिले थे दोस्तों। ऑस्ट्रिया 30 लाख पाउंड का हर्जाना थोपा था, मलेशिया इटली को दे दिया दोस्तों। 3 देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब? 10 मई 1871 को हुई थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फ्रांस तथा परसा दोनों प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, चौथा नंबर है, जर्मन के एकीकरण में ऑस्ट्रिया तथा परसा के मध्य निर्णायक युद्ध कहा जाता है दोस्तों। सेडवा के युद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेडवा के युद्ध को दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा, हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया। गेस्टाइन समझौता दोस्तों। कौन सा समझौता था? गेस्टाइन समझौता दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इस समझौते में द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध शुरू करने का अवसर तलाश किया, और बिस्मार्क ने कहा कि हमने गेस्टोन के समझौते द्वारा दरार को केवल कागज से ढक दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में कौन जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये है बिस्मार्क दोस्तों। कौन है? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई, और उसका कथन था, किसी भी काल की महान समस्याओं का समाधान भाषणों और बहुमतों से नहीं बल्कि रक्त और तलवार से है दोस्तों। 7 नंबर देखिए दोस्तों, जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन में दोस्तों। किसने किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किया दोस्तों। 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया, और जर्मनी राज्यों का राइन संघ बनकर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया दोस्तों। लिस्बन महोदय ने लिखते हैं, इतिहास को मजाकों में से एक है और आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो उपयुक्त सभी दोस्तों। डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध, सेडोवा के दोस्तों सभी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्ल मार्क्स के आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिक किया था। कार्ल मार्क्स ने कार्लसवाद के आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिक दोस्तों।
जर्मन राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए ऑस्ट्रिया ने चांसलर मेटरनिक 1819 में संघीय संसद से जर्मनकारी कानून पास कर कालसवाद के आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जर्मनी एकीकरण के अपने अभियान में बिस्मार्क ने पहला युद्ध किससे लड़ा था? तो डेनमार्क से। किससे लड़ा था? डेनमार्क से दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बियारिट्स की भेंट किसके मध्य हुई थी दोस्तों? ये बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय के मध्य हुई थी। बियारिट्ज की भेंट किसके मध्य हुई थी? बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय के साथ दोस्तों। बिस्मार्क 1865 नेपोलियन तृतीय और बियारिट्ज नामक स्थान पर भेंट किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध होने वाले तटस्थ करों के राजी किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जर्मनी के एकीकरण के तीनों युद्धों में पर्सा का सेनापति कौन था दोस्तों? तो ये वॉन माल्टेक था दोस्तों। कौन? वॉन माल्टेक दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संसद का आयोजन कब हुआ दोस्तों? 1848 में। कब हुआ? 1848 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, यह कथन किसका है दोस्तों? थियर्स का दोस्तों। किसका? थियर्स का दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एयरफर्ट संघ की योजना कब हुई दोस्तों? 1850 में। कब दोस्तों? 1850 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 18 देखिए, किसके अनुसार 1871 में पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का किसने वाला फोड़ा बन गया दोस्तों? हेजनबर्ग दोस्तों। किसके अनुसार 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का किसने वाला फोड़ा बन गया है? तो हेजन बना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्पेन के उत्तराधिकारी के संबंध में पर्सा के शासक से एम्स नामक स्थान पर भेंट करने वाली फ्रांसीसी राजदूत कौन था? बेनेडिक्टी था दोस्तों। कौन था? बेनेडिक्ट दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांस पर्सा का युद्ध तत्कालीन कारण था दोस्तों? स्पेन का उत्तराधिकारी युद्ध था दोस्तों तत्कालीन कारण। स्पेन के उत्तराधिकारी संबंधी वार्ता विलियम प्रथम ने बेनेडिक्टी के मध्य हुई थी। विलियम प्रथम ने वार्ता का सारांश बिस्मार्क के पास तारा द्वारा भेज दिया गया था। तार एम्स का तार कहलाता था। बिस्मार्क ने इस तार को संक्षिप्त करके समाचार पत्रों में इस प्रकार प्रकाशित करवाया कि उसने फ्रांस की पर्सा की जनता के राज का अपमान समझे। 21 देखिए, मेटरनिक प्रणाली के विरोध विद्यार्थियों के प्रयासों से किस संगठन की स्थापना है दोस्तों? बर्सन सेप्ट का दोस्तों। किसकी? बर्सन सेप्ट का। 22 देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंस पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? बिस्मार्क ने लिखी थी। रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनिसेंस पुस्तक किसने लिखी? बिस्मार्क दोस्तों। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध, डेनमार्क 1864, सेडोवा का युद्ध 1866 और सेडान का युद्ध 1870 लड़े। उन्होंने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त और लोक की नीति अपनाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिस्मार्क ने जर्मनी के सुरक्षित करने के लिए कब त्रिराष्ट्रीय संघ का निर्माण किया दोस्तों? 1872। कब किया? 1872 में दोस्तों। अलेक्जेंड्रा त्रिराष्ट्रीय फ्रांसिस जेसेफ जर्मनी के बिस्मार्क शामिल थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम है दोस्तों। 3 सम्राटों का संघ है दोस्तों। बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम है 3 सम्राटों का संघ का विघटन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1864 में डेनमार्क को पराजित कर ऑस्ट्रिया पर्सा ने डेनमार्क के साथ कौन सी संधि की दोस्तों? तो वियना की संधि की। कौन सा? वियना की संधि दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित अंतिम युद्ध कौन सा है दोस्तों? यह सेडवा का युद्ध है दोस्तों। सेडान का युद्ध है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फ्रांस पर्सा युद्ध में फ्रांस का सेनापति कौन था दोस्तों? वान माल्टेक था दोस्तों। कौन था? सॉरी दोस्तों, वान रून था दोस्तों। कौन है? वान रून दोस्तों। वान रून पर्सा का युद्ध मंत्री था दोस्तों। चलिए 28 देखते हैं, एम्स के तार की घटना के बाद किन 2 देशों के बीच युद्ध भड़क गया दोस्तों? फ्रांस और पर्सा दोस्तों। एम्स के तार के बीच किस घटना के बाद 2 युद्ध भड़क गया? फ्रांस और पर्सा दोस्तों। 29 देखिए, जर्मनी एकीकरण के वस्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। उनमें से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ खत्म हुआ, जिससे
जर्मनी ने अल्सास लॉरेन का विलय जर्मन साम्राज्य किया दोस्तों फ्रांस का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? ऑस्ट्रिया था दोस्तों। कौन था? ऑस्ट्रिया। मेटरनिक ने यूरोप का एक ऐसा प्रतिक्रियावादी नेता था जो जर्मनी तथा इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चैप्टर नंबर 8 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों। कौन सा चैप्टर है? प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। देखिए 1914 में दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी दोस्तों? ये गैब्रिलो प्रिंसेप ने किया दोस्तों। कौन किया था? गैब्रिलो प्रिंसेप दोस्तों। 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किया था दोस्तों। कौन किया था? गैब्रिलो प्रिंसेप दोस्तों। बोस्निया की यात्रा में अपनी पत्नी बोस्निया की यात्रा पर आया था। उसकी यात्रा जनता का विश्वास पाने के लिए, क्योंकि सर्ब राष्ट्रवाद के कारण यह तनावग्रस्त था। यहाँ स्लाव जनता सर्बिया के साथ निकटता महसूस करता। यात्रा अंतिम 28 जून 1914 को बोस्नियो की राजधानी सिरोजिबा की पहुंचकर उसकी हत्या हुई थी दोस्तों। दो देखिए, निम्नलिखित में से किसने बाल्कन राज्य में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया दोस्तों? तो बुल्गारिया दोस्तों। बाल्कन राज्य में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन के साथ दिया तो बुल्गारिया दोस्तों। प्रथम विश्व में धुरी राष्ट्र देखिए, गुट में जर्मनी है, फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी है, बुल्गारिया और तुर्की दोस्तों। प्रथम विश्व में धुरी राष्ट्र में गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बुल्गारिया और टर्की था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, निश्चित कोड का सहायता कीजिए दोस्तों। देखिए त्रिकूट संधि दोस्तों, त्रिसम्राट संधि 1873, त्रिकूट 1882, फ्रांस रूस संधि दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बिस्मार्क 1873 में फ्रांस को अलग करने के लिए रूस व ऑस्ट्रिया को साथ लेकर 3 सम्राटों एवं संघ का निर्माण किया। 1869 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ त्रिकूट संधि का निर्माण किया। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली से मिलकर ट्रिपल अलायंस त्रिकूट की संधि बनाया। और 1894 में रूस फ्रांस की मैत्री हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, प्रथम विश्व से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए दोस्तों। देखिए लगातार है दोस्तों, ट्रिपल अलायंस है दोस्तों 1882 में होता। इंग्लैंड फ्रांस की संधि 1894 में, रूस फ्रांस की संधि 1904 में, और ट्रिपल एतान दोस्तों 1907 में। ट्रिपल 1907 में दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था दोस्तों? अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में भाग लिया था दोस्तों। लुसटानिया नामक जहाज डूबने के कारण अमेरिका की जनता में जर्मनी के प्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुआ। लुसटानिया जहाज के डूबने से कुछ दिन बाद जर्मनी ने फ्रांस का सक्सेस नामक यात्री जहाज को डुबो दिया। इसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक थे। जो 22 मार्च 1917 को जर्मनी ने जब अमेरिका के 5 व्यापारिक जहाज डूबे तो छह अमेरिकी ने 6 अप्रैल 1917 जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी दोस्तों। चलिए 4 नंबर देखिए हम लोग, आंग्ल फ्रांसीसी हार्दिक समझौता कब हुआ दोस्तों? 1904 में होता। कब? 1904 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जाटलैंड का युद्ध दोस्तों किनके मध्य लड़ा गया था? जर्मनी और इंग्लैंड के विरुद्ध दोस्तों जाटलैंड का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मार्शल फौज कौन थे? ये फ्रांस का सेना अध्यक्ष दोस्तों मार्शल फौज। 7 नंबर देखिए, प्रथम विश्व में इंग्लैंड कब शामिल हुआ था दोस्तों? 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व में शामिल हुआ था इंग्लैंड दोस्तों। 8 देखिए, प्रथम विश्व के दौरान प्रथम विश्व को रोकने का अंतिम प्रयास किसने किया दोस्तों? एडवर्ड ग्रे किया दोस्तों। प्रथम विश्व को रोकने का प्रयास किसने किया अंतिम बार? एडवर्ड ग्रे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस गठन के पीछे कौन सा नेता है दोस्तों? तो वुडरो विल्सन है। कौन सा? वुडरो विल्सन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इटली प्रथम विश्व युद्ध की किस संधि के तहत शामिल हुआ दोस्तों? इटली प्रथम विश्व युद्ध में किस संधि के तहत शामिल हुआ? लंदन की संधि के तहत। किस संधि से? लंदन की संधि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि हमारी पीढ़ी अपने छिने हुए प्रांतों को फिर से वापस ले पाने के आशा में नहीं जा रही हो तो मुझे तो
इसके जीवित रहने के लिए अन्य कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन पोयंकर का दोस्तों। किसका? पोयंकर का दोस्तों। 1770 में सेडान के युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि, 10 मई 1871 के तहत अल्सान लॉरेन के प्रदेश फ्रांस जर्मनी ने छीन लिए दोस्तों। 12 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में आपका 37 देश भाग लिया था। कितने दोस्तों? तो 37 देश भाग लिए थे। प्रथम युद्ध दोस्तों 4 वर्ष 3 महीने 11 दिन चला था। 28 जुलाई 1900 शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वर्साइक संधि किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1919 में वर्साइक संधि हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह संधि नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र था दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? मार्शल फोच का था। किसका था? मार्शल फोच का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? क्लीमेंसो था दोस्तों। कौन था? क्लीमेंसो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोली की संधि में से संबंधित था दोस्तों? कौन सा देश नियोली की संधि से संबंधित था? बुल्गारिया था दोस्तों। कौन सा था? बुल्गारिया। जर्मनी के साथ वर्साइक संधि हुआ दोस्तों। ऑस्ट्रिया के साथ सेंट थॉर्मे की संधि हुआ। हंगरी के साथ ट्यूना का संधि हुआ। और बुल्गारिया संधि न्यूइली की संधि हुआ दोस्तों। टर्की के साथ सेब्रे की संधि के बाद लोसाने की संधि हुआ दोस्तों। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन पेरिस शांति सम्मेलन में बड़े चार की परिषद सदस्य नहीं था दोस्तों? आपका सियोजी मिंची था दोस्तों। कौन? सियोजी मिंची नहीं था दोस्तों। पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय के प्रभावित करने वाले 4 महान व्यक्तियों अमेरिका के वुडरो विल्सन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, फ्रांस के क्लेमेंसो थे और इटली के ओरलैंडो शामिल थे दोस्तों। क्वेश्चन 18 देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था? 32 राष्ट्रों को पेरिस शांति सम्मेलन में किया गया था दोस्तों शामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, युद्ध विराम संधि पर मित्र राष्ट्रों की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था दोस्तों? तो ये मार्शल कोच किए थे। कौन किए थे? मार्शल कोच दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोई भी घटना प्रथम महायुद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं जितनी बाल्कन युद्ध। यह कथन किसका है दोस्तों? ग्रांट और टेम्परले का दोस्तों। किसका? ग्रांट और टेम्परले का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वर्साइक शांति सम्मेलन में यूनान का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? ये एल्यूथेरियोसिस बेनिजीलोस दोस्तों किया था। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांस के साथ गुप्त समझौता के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था दोस्तों? मिस्र का हुआ था। कौन सा? मिस्र का। 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य आर्थिक समझौता हुआ, जिसके तहत इंग्लैंड फ्रांस के मोरक्को और फ्रांस ने इंग्लैंड के मिस्र को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी दोस्तों। 22 देखिए, फ्रांस और रूस गठजोड़ जो मित्र राष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना दोस्तों, किस वर्ष हुआ था? 1894 में हुआ था। रूस को बिस्मार्क ने बर्लिन स्टॉक मार्केट में ऋण देने से इनकार करने पर रूस ने यह ऋण फ्रांस से लिया और इसने फ्रांस तथा रूस नज़दीक ऑस्ट्रिया को बाल्कन प्रदेश में जर्मनी के द्वारा समर्थन दिए जाने का 1894 में फ्रांस रूस दोहरा समझौता हुआ था दोस्तों। तो देखिए, प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ दोस्तों? लंदन संधि के द्वारा दोस्तों। प्रथम बाल्कन युद्ध लंदन की संधि के द्वारा, द्वितीय बाल्कन बुखारेस्ट की संधि के तहत समाप्त हुआ दोस्तों। 24 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण था दोस्तों सिरोजवा में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। सिरोजवा में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या साथियों। 28 जून 1914 को बोस्नियो की शहर सिरोजवा में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड उसकी पत्नी सोफी की काला हाथ यानी संस्था के सदस्य गैवरिलो प्रिंसेप ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण था। 25 देखिए, कौन सी लड़ाई 10 महीने तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई है दोस्तों? तो वर्दुन की लड़ाई है दोस्तों। कौन है? वर्दुन की लड़ाई दोस्तों।
छवि देखिए, सेलिफेन योजना किसकी है दोस्तों? जर्मन की विदेश मंत्री। सेलिफेन योजना जर्मन की विदेश मंत्री दोस्तों। जर्मनी 1 अगस्त 1914 को सेफिलोन योजना बनाई, जिसके जिसके पूर्व स्वतंत्रता पूर्वी मोर्चे पर रूस के साथ रक्षात्मक रणनीति तथा पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस के साथ आक्रामक रणनीति अपनाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस लड़ाई के बाद जर्मन सेनापति मांटे को हराकर फाइनहाइन को सेनापति बनाया दोस्तों। तो मारने की लड़ाई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की, कौन से युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध में सबसे खूनी लड़ाई माना गया है दोस्तों? तो सोम का युद्ध दोस्तों। कौन से युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई माना गया? सोम का युद्ध दोस्तों। सोम नदी का युद्ध जुलाई 1916 में हुआ था, जिस युद्ध में ब्रिटेन की पहली टैंक रेमिजेंट का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में लगभग 15 लाख से सैनिक मारे गए। 29 देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेब्रे की संधि किस देश के साथ की गई थी दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह किया गया था तुर्की के साथ सेब्रे की संधि किया गया था 1923 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे के ऊपर डालने के प्रयास में जर्मनी ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? व्हाइट बुक का दोस्तों। किसका किया था? व्हाइट बुक का। 31 देखिए, उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत बाद समाप्त हो गए थे। होहेजोलन, ओटोमन और हैब्सबर्ग दोस्तों, ये सब तुरंत समाप्त हो गए थे दोस्तों। देखिए, विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया का हेम्सबर्ग, रूस का रोमानोव और जर्मनी का होहेजोलन राजवंश समाप्त हो गया। 1927 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा का आगमन हुआ और जिसने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष अवधारणा से प्रचलित किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस देश ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध को अपने आप को से अलग कर लिया दोस्तों? रूस अपने आप से अलग कर लिया था। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों 1916 में। लॉर्ड जॉर्ज कहाँ था? 1916 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 21 के दिसंबर 1916 में त्यागपत्र के बाद लॉर्ड जॉर्ज नए प्रधानमंत्री हुए, जो पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे। इसी के किया था। इस सम्मेलन में फ्रांस के क्लीमेंसो की उग्रता और अमेरिका के वुडरो विल्सन के आदर्शवादी नीति ने बीच इंग्लैंड के हितों की अनुसार पेरिस सबसे अधिक लाभ से ही हुआ दोस्तों। 34 देखिए दोस्तों, अगाडिर कांड में निम्नलिखित से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियों आमने सामने आई दोस्तों? फ्रांस और जर्मनी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फसोदा कांड इनके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच फसोदा कांड हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सी मांगों को पूर्ति न होने से क्षुब्ध होकर लौट आया दोस्तों? तो ऑरलैंडो। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सी अपनी मांगों की पूर्ति न होने से क्षुब्ध होकर लौट आया? ऑरलैंडो की संधि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पाश्चात्य तथा एशियाई शक्तियों के बीच अंग्ल जापान संधि प्रथम थी, जो समान शर्तों पर हस्ताक्षरित हुई। यह संधि कब हुई दोस्तों? 1902 में हुई थी। कब? 1902 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जिमरमैन योजना किस देश के विदेश मंत्री ने की थी दोस्तों? इटली दोस्तों। किसने की? इटली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस के गठन के पीछे कौन सा नेता था दोस्तों? ये था वुडरो विल्सन दोस्तों। कौन था? वुडरो विल्सन दोस्तों था। हम लोग आगे देखते हैं। 40 देखिए, पेरिस शक्ति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? मार्शल कोच दोस्तों। पेरिस शांति सम्मेलन की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? मार्शल कोच दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। अब आप नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों आपका कौन सा है? रूसी क्रांति है। कौन सा है दोस्तों? रूसी क्रांति चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों। हम लोग देखते हैं। 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किनके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? फादर गैपेन के दोस्तों। 1904
5 जापान के हाथों रूसी पराजय के बाद रूस में महंगाई बढ़ी और श्रमिकों के वेतन कम कर दिए गए थे। नेक्स्ट चलिए 2 नंबर दोस्तों, रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू किया गया दोस्तों? लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया था नई आर्थिक नीति? लेनिन के द्वारा दोस्तों। चलिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार कारखाने, राष्ट्रीयकरण, भूमि किसानों को बांटने का काम किया। इसे पूंजीवादी व वर्ग समाप्त होने से उत्पादन घटा। ऐसी स्थिति में लेनिन ने 1921 में नवीन आर्थिक नीति लागू की। इस दौरान लेनिन को लगा कि साम्यवाद के अस्तित्व को बचाने के लिए थोड़ा बहुत पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा, लेकिन लेनिन ने कहा हमें एक कदम पीछे हटना होगा जिससे हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। तीसरा देखिए 1917 में रूस की क्रांति के समय कौन निम्नलिखित में रूस का जार था दोस्तों? निकोलस द्वितीय था दोस्तों। कौन था? निकोलस द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अप्रेल थीसिस का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ये है आपका जार निकोलस, जार को गलत कमीजों की सजा दोस्तों, ये नहीं है। युद्ध का अंत था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमिका अप्रेल थीसिस का हिस्सा नहीं था, तो जार को गलत कामों की सजा दोस्तों, ये आपका गलत है। उसके बाद तीनों है दोस्तों, भूमिका, किसानों को हस्तांतरण दोस्तों, ये तीनों आपका सही है। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा इसका डिस्कशन दोस्तों। लेनिन के युद्ध में क्रांति के समय में बोल्शेविक में और मेंशेविक प्रतिनिधियों के समक्ष अपना भाषण पढ़ा, जिसमें से पूंजीवाद तथा युद्ध की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि की राष्ट्रीयकरण, कर, किसानों के वितरण और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण और पुलिस और सेना की समाप्ति, सबसे पहले भोजन की वकालत। और लेनिन ने यह घोषणा की कि फिनलैंड से रूस लौटने के बाद 1917 में की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। लेकिन कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है दोस्तों? जो सही है उसको पढ़िए। बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों। जो नहीं था वो और अधिक तीव्रता से युद्ध दोस्तों, ये नहीं था। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय पीटर द ग्रेट को देता है। किसे जाता है? पीटर द ग्रेट को रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक जार, एक चर्च, एक रूस की नीति किसने अपनाई दोस्तों? अलेक्जेंडर तृतीय दोस्तों। किसने अपनाया? अलेक्जेंडर तृतीय दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, रूसी दासता को किसने समाप्त किया दोस्तों? जार अलेक्जेंडर द्वितीय दोस्तों। रूसी दासता को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? प्लेखनोव था दोस्तों। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था प्लेखनोव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश का अपदस्थ कर दिया गया दोस्तों? तो रोमनोव को। किसे किया था अपदस्थ? रोमनोव को। 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ कर दिया था? रोमनोव को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो रासपुतीन कौन थे दोस्तों? दुष्ट साधु थे। कौन थे? दुष्ट साधु थे दोस्तों। इसे भ्रष्ट साधु भी कहा जाता है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जेलिना अलेक्जेंडर के काफी प्रभाव था। राज दरबार में वह काफी हस्तक्षेप करता था। दिसंबर 1916 में राजकुमार यूसुपोव के द्वारा दरबार में इसे पवित्र महंत का कत्ल कर दिया दोस्तों। 12 देखिए, फादर एंड सन्स किसकी रचना है दोस्तों? तुर्कनेव को दोस्तों। फादर्स एंड सन्स किसकी रचना? तुर्कनेव का दोस्तों। रूसी क्रांति में बौद्धिक वर्ग का काफी प्रभाव रहा। मेक्सिको गोर्की, टोल्स्टॉय और तुर्गनेव दोस्तोवास्की प्रमुख थे। तुर्गनेव ने फादर द एंड सन्स, मेक्सिको गोर्की ने माँ मदर तथा टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस रचना की दोस्तों। टोल्स्टॉय ने। हम लोग 13 देखिए, क्रांति विरोधियों से निपटने के लिए बोल्शेविक ने जो गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित की उन्हें क्या कहा जाता है? चेका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेका दोस्तों।
हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रूस की क्रांति में पेट्रोगार्ड ने वही काम किया जो पेरिस में फ्रांस की राज्य क्रांति में किया। ये किसका कथन है दोस्तों? ये लिप्सन का। किसका? लिप्सन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 14 मार्च 1917 को प्रिंस लियो के नेतृत्व में बनी सरकार, विदेश मंत्री कौन था दोस्तों? ये मिलियू काव है दोस्तों। कौन है? मिलियू काव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है दोस्तों? रूस से। किस देश से? रूस से दोस्तों। अक्टूबर क्रांति का संबंध बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में केरेंस्की की सरकार तख्तापलट की योजना बनाई। 6 नवंबर को बोल्शेविक को पेट्रोग्राड में समस्त शासकीय भवन स्टेशन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि के बारे में यह कथन किसका है? आधुनिक विश्व के इतिहास में कलम के प्रहार से इतना बड़ा भूखंड किसी नहीं खोया दोस्तों। ये बोला हेजन दोस्तों। कौन बोला? हेजन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अठारह देखिए, देन डेज दैट शूक द वर्ल्ड, रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है दोस्तों। ये है आपका जॉन रीड का दोस्तों। कौन है? जॉन रीड दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेनिन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1917 को साम्यवादी सरकार बनी। इसमें गृह मंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? राइकोव को दोस्तों। किसे बनाया गया? राइकोव को दोस्तों। ट्रॉट्स्की युद्ध मंत्री व विदेश मंत्री, स्टालिन राष्ट्रीय जातीय मंत्री और राइकोव को गृह मंत्री बनाया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस्करा और जारिया नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया दोस्तों? लेनिन ने दोस्तों। किसने किया? लेनिन। इस्करा और जारिया किसने किया? लेनिन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रूस का बास्तिल किसे कहा जाता है दोस्तों? सल्सबर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सल्सबर्ग को रूस का बास्तिल कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस संधि के अनुसार जर्मनी ने सोवियत सरकार का वैधता प्रदान की दोस्तों? रेपोलो के दोस्तों। किस संधि के अनुसार जर्मनी ने सोवियत सरकार की वैधता को प्रदान किया? रापोलो के तहत दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, रोमानोव वंश का संबंध किससे है दोस्तों? रूस से। रोमानोव वंश का संबंध किससे है? रूस से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गृह युद्ध के दौरान बाह्य गुट और आंतरिक गुटों दोनों ने मिलकर श्वेत सरकार व्हाइट गवर्नमेंट बनाई। इसमें सम्मिलित है दोस्तों, देखिए, दक्षिण रूस डेनिकिन दोस्तों, यूक्रेन तथा क्रीमिया जनरल रेगोल, मारमस और आर्च चेन दोस्तों, चेकोवस्की तो ओमस, ये कोलचक्र और यूडेनिज दोस्तों खेत श्वेत सरकार है दोस्तों। चलिए 25 में रूस में जेमेस तसो क्या था? ये स्थानीय प्रशासनिक संस्था थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जनता के बीच चलो का नारा किसका है दोस्तों? निखलिस्ट का है दोस्तों। किसका? निखलिस्ट का। जनता के बीच चलो निखलिस्ट का नारा है। 27 देखिए, बिना आतंक तथा हिंसा के श्रमिक वर्ग अधिनायकवाद विचार नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? लेनिन का दोस्तों। किसका? लेनिन का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दास कैपिटल लेखक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स के। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए, प्रथम ड्यूमा का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1906 में प्रथम ड्यूमा का गठन किया गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पुराने रूसी साम्राज्य द्वारा अधोलिखित क्षेत्रों में से कौन से ब्रेस्ट लिस्टोवस्क 1918 में की शर्तों की तरह जर्मनी को हस्तगत किए गए हैं दोस्तों? ये हो जाएगा फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन दोस्तों। इस संधि पर प्रतिक्रिया देते हुए हेजेन लिखते हैं कि आधुनिक विश्व के इतिहास में कलम के प्रहार से इतना बड़ा भूखंड किसी ने नहीं खोया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, 22 जनवरी 1905 खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी दोस्तों? सेंट पीटर्सबर्ग। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? 22 जनवरी 1905 को दोस्तों, तो सेंट पीटर्सबर्ग में दोस्तों।
रूसी कैलेंडर के अनुसार ये घटना 9 जनवरी को हुई थी दोस्तों। पादरी फादर गैपेन के नेतृत्व में विंटर प्लेस सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों की जुलूस पर पहुंचा दोस्तों। बात ही देखिए, रूस का अंतिम जार कौन था जिसने 2 क्रांति 1905 और 1917 पर सामना करना पड़ा दोस्तों? निकोलस द्वितीय था दोस्तों। कौन था? निकोलस द्वितीय। तैतीस देखिए, बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? तो लेनिन था दोस्तों। बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता लेनिन था दोस्तों। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक द्वारा पेट्रोग्राड पर अधिकार कर लिया गया। तो अगले ही दिन लेनिन के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल का गठन हुआ। पेट्रोग्राड का नाम लेनिन का सम्मान में ही लेनिनग्राड किया गया था। और 27 अप्रैल को उसके द्वारा अप्रैल 33 का अनुमोदन कराया। लेनिन के द्वारा ही अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने के लिए इस्करा और जॉर्जिया नामक समाचार पत्रों का प्रतिपादन किया। बोल्शेविक पार्टी को का प्रमुख अखबार परवरदा बना दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, चिस्तिका योजना क्या थी दोस्तों? स्टालिन की शुद्धिकरण की योजना। किसका है? स्टालिन की शुद्धिकरण की योजना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रूस में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई दोस्तों। ये हुआ 1928 में दोस्तों। कब? 1928 में। रूस में 1921 में स्थापित योजना आयोग की सिफारिश पर 1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई दोस्तों। बोल्शेविक दल का साप्ताहिक मुखपत्र कौन सा था दोस्तों? परवदा था। क्या था? परवदा दोस्तों। ये हम लोग सेशन को लास्ट करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।